दोस्तों ये स्टोरी का 22वां भाग है। अगर आपने इस स्टोरी के पिछले वाले भाग नहीं देखे हैं तो हमने प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिया, आप जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। पैंथर भागता हुआ दिव्यांश के कमरे में गया ताकि वह भी कुछ ट्रेडिशनल ड्रेस पहनकर बाहर आए। पूर्वी और दृष्टि एक जगह खड़ी थी। दिव्यांश की नज़र अभी पूर्वी और दृष्टि पर नहीं गई थी, वह अपने क्लाइंट से बात करने में बिजी था। दृष्टि ने धीरे से पूर्वी से कहा, क्या यहाँ मिस्टर रघुवंशी हैं? पूर्वी बोली, तुम्हारे मिस्टर रघुवंशी दिखते कैसे हैं? मुझे क्या पता, मैं कैसे बताऊं? यहाँ तो हैंडसम लड़कों की फौज है। अब इनमें से तुम्हारे मिस्टर रघुवंशी कौन है मुझे नहीं पता। और तुझे पता है सबसे ज्यादा हैंडसम तो हर्षवर्धन चाचू हैं। दृष्टि ने याद किया जब वह दिव्यांश को अपने हाथों से छूकर महसूस करती थी। थोड़ी देर याद करके दृष्टि बोली, पूर्वी, उनकी आंखें मीडियम साइज की हैं, उनके कंधे बहुत ऊंचे हैं, उनकी हल्की हल्की दाढ़ी है लेकिन उनकी दाढ़ी के बाल बहुत सॉफ्ट हैं। दृष्टि ने अपनी उंगली से इशारा करते हुए कहा, उनके बाल करीब इतने लंबे होंगे। उनके होंठ ना ज्यादा पतले हैं और ना ज्यादा मुंह से, और सबसे बड़ी बात, उनके निचले होंठ के थोड़ा सा नीचे एक उभरा हुआ तिल है जो छूने से महसूस होता है। पूर्वी बड़े ध्यान से दृष्टि की बातें सुन रही थी। पूर्वी बोली, जब इतना ही याद करती है मिस्टर रघुवंशी को तो तू एक बार बात क्यों नहीं करती, उन्हें बता क्यों नहीं देती कि तू प्रेग्नेंट है? हो सकता है मिस्टर रघुवंशी तुझसे शादी कर ले। दृष्टि नम आंखों से बोली, पूर्वी, तू चाहती है कि वह मुझ पर एहसान करे तो खुद सोच, एक अंधी लड़की के साथ कौन अपनी जिंदगी बिताना चाहेगा? अगले ही पल दृष्टि ने अपनी इमोशंस कंट्रोल की और बोली, पूर्वी प्लीज बताना मिस्टर रघुवंशी हैं यहाँ? पूर्वी बोली, तेरे बताए हुए डिस्क्रिप्शन को ढूंढ रही हूँ, लेकिन सच में यहाँ तो हर दूसरा लड़का बहुत स्मार्ट है। तेरे रघुवंशी का मिलना बहुत मुश्किल है क्योंकि यहाँ तो करीब 400-500 लोग होंगे, उनमें तेरे मिस्टर रघुवंशी कहाँ होंगे? तभी दिव्यांश की नज़र दृष्टि पर पड़ी। दृष्टि को देखकर दिव्यांश के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। फिर उसने मन ही मन खुद से कहा, बस आज और कल 2 दिन बाद चाचू शौर्य से बात करेंगे और तुम हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी। शिकंजी, तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करूंगा, इतना कि तुम वह बिताए हुए 5 दिन भूल जाओगी। मैं जानता हूँ दृष्टि, तुम्हें वह 5 दिन काटते हुए, लेकिन वह 5 दिन मेरे लिए बहुत ही स्पेशल हैं। दूसरी तरफ पैंथर ने भी पूर्वी के मैचिंग के कपड़े पहने। पैंथर जल्दी जल्दी नीचे आने लगा तो हीर के कमरे के बाहर से गुजरा। पैंथर ने देखा हीर ने व्हाइट कलर का लहंगा पहना हुआ था जिसने वह बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही। नीचे हॉल में पंडित जी ने दिव्यांश को देखकर कहा, जजमान अब तो लड़की को बुला दीजिए, सगाई की रस्म पूरी कर देते हैं। दिव्यांश ने हर्षवर्धन के पास जाकर कहा, चाचू जाइए, सिंड्रेला चाची को ले आइए, पंडित जी सगाई की रस्म के लिए कह रहे हैं। हर्षवर्धन ने व्हाइट कलर की शेरवानी पहनी थी जिसमें वह बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहा था। सच में हर्षवर्धन इस वक्त किसी राजकुमार से कम नहीं लग रहा था। हर्षवर्धन किसी भी एंगल से सिवाय दिव्यांश विराज का चाचू नहीं लगता था, वह तो हर एंगल से उनका भाई ही लगता था। हीर अपने कमरे में ही बैठी थी, तभी हर्षवर्धन कमरे में आया। हीर मिरर के सामने बैठी थी और बहुत ज्यादा शर्मा रही थी। हीर ने नजरें उठाकर हर्षवर्धन को देखा नहीं, वह तो बस अपने दुपट्टे को अपनी उंगली में लपेटकर भींच रही थी। हीर की निगाहें जमीन पे ही गड़ी थी। हर्षवर्धन ने थोड़ा उदास लहजे में कहा कि मुझे तुमसे बात करनी है। हीर ने अब भी नजरें उठाकर नहीं देखा, बस हाँ में गर्दन हिला दी। हर्षवर्धन बोला, हीर मुझे गलत मत समझना, मैं तुम्हें समझा नहीं सकता लेकिन यह सगाई नहीं होगी। मैं तुमसे सगाई नहीं कर सकता, माफी मांगने के अलावा मैं तुम्हें कुछ कह भी नहीं सकता। मुझे माफ कर दो, फिर शायद मेरा तुम्हारा साथ यहीं तक था। यह सुनते ही हीर की आंखों से आंसू झरने की तरह बहने लगे। हीर की नाक लाल हो गई। हीर ने अब भी हर्षवर्धन की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा। हीर ने बहुत हिम्मत करके भरे गले से धीरे से कहा, कोई बात नहीं साहब, कोई मजबूरी ही रही होगी, आप परेशान मत होइए, मैं कोई शिकायत नहीं करूंगी। तभी हीर के कानों में फिर से एक आवाज आई, हीर तुम रो क्यों रही हो? हीर ने जैसे ही आंख उठाकर देखा, सामने हर्षवर्धन खड़ा था। पैंथर का हंस हंस कर बुरा हाल था। पैंथर ने हर्षवर्धन की आवाज निकाल कर हीर के साथ फ्रैंक किया था।
हर्षवर्धन को समझते देर नहीं लगी कि पैंथर ने अपने टैलेंट का इस्तेमाल करते हुए हीर को रुला दिया। हर्षवर्धन ने गुस्से में पैंथर की बाजू को पकड़कर हिलाते हुए कहा, क्या किया तूने हीर के साथ? क्या कहा है हीर को? तो हैरानी से पैंथर और हर्षवर्धन को देख रही थी। उससे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। पैंथर हंसता हुआ बोला, कुछ नहीं चाचू, आपकी आवाज निकाल कर बस इतना ही कहा कि सगाई नहीं हो सकती। चाची तो रोने लगी। हर्षवर्धन ने हल्के गुस्से में कहा, तुझे मैं बताता हूँ कि रोना किसे कहते हैं। हर्षवर्धन एक पंच पैंथर को मारता उससे पहले पैंथर ने अपना हाथ छुड़ाया और हंसकर कमरे से चला गया। हर्षवर्धन धीरे कदमों से हीर के पास आया और अपने दोनों हाथों से हीर के चेहरे को भरकर उसके आंसू पोंछते हुए बोला, पैंथर किसी की भी आवाज निकाल देता है, इसलिए उसने जो कुछ कहा वह सब झूठ था। तुम उसकी बात का बुरा मत मानो। चलो नीचे चलते हैं, पंडित जी बुला रहे हैं, सगाई की रस्म कर लेते हैं। लेकिन हीर पूरी तरीके से नॉर्मल नहीं हुई थी। सुबकते हुए बोली, साहब एक बात करनी थी आपसे। हर्षवर्धन ने पास ही रखा टिश्यू पेपर लिया और उससे हीर के गाल साफ करते हुए कहा, तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो। अच्छा बताओ क्या बात करनी है? हीर सुबकते हुए बोली, साहब अभी आपके पास वक्त है। अगर आप यह सगाई नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं बिना किसी सवाल के, किसी शिकायत के यहाँ से चली जाऊंगी। आपने मुझे इतने महीने प्यार दिया, इज्जत दी, मेरे लिए यह जिंदगी काटने के लिए बहुत है। मैं सच में आपके लायक नहीं हूँ। आप अभी सोच लीजिए कि सगाई आपके लिए सही है कि नहीं, मैं आपके लिए सही लड़की हूँ कि नहीं। अभी वक्त है साहब, बाद में शादी करके आप पछताएंगे कि आपने किसी गंवार लड़की से शादी कर ली। शादी के बाद ऐसा ना हो कि आप अंदर ही अंदर घुट जाएं, ना मुझसे तलाक ले पाएं और ना ही मुझे ढंग से अपना पाएं। साहब ऐसा ना हो कि मैं आप पर बोझ बन जाऊं। आप एक बार फिर सोच लीजिए। हर्षवर्धन पास रखे सोफे पर बैठा और उसने हीर का हाथ पकड़कर अपनी गोद में बैठाते हुए कहा, ऐसा क्या कहा पैंथर ने जो तुम्हारे दिमाग में यह सब भर गया? हीर कुछ नहीं बोली, बस हर्षवर्धन की गोद में बैठकर सुबकती रही। हर्षवर्धन हल्की सख्ती से बोला, या तो बता दो वरना मैं पैंथर को मुर्गा बना दूंगा और शर्म भी नहीं करूंगा कि घर में फंक्शन है। ऐसा तो कुछ नहीं कहा साहब, बस मुझे खुद ही लग रहा है कि मैं आपके लायक नहीं हूँ। हीर बोली। हर्षवर्धन ने हीर को बाहों में भर लिया और अपनी चिन उसके गर्दन पर रख कर कहा, मेरी सिंड्रेला ऐसा कुछ नहीं है। तुमसे शादी करके मैं तुम पर कोई एहसान नहीं कर रहा बल्कि खुद पर कर रहा हूँ। तुम्हें तो मेरे प्यार की आदत डालनी ही पड़ेगी। तुम जानती नहीं हो शादी के बाद मैं तुम्हें कितना प्यार करूंगा। बदले में तुम मेरे लिए खाना बनाओगी, मेरी बेटी का ध्यान रखोगी, रात को मुझे कंपनी दोगी। हीर ने धीरे से पूछा, कंपनी दूंगी मतलब? हर्षवर्धन को हीर की मासूमियत पर हंसी आ गई। हर्षवर्धन ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, शादी के बाद बताऊंगा, अभी नीचे चलते हैं, सगाई कर लेते हैं, समझी? और या मोटे मोटे आंसू मत बहाया करो, मुझे अच्छे नहीं लगते। तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं, होठों पर मुस्कुराहट होनी चाहिए, तभी मुझे अच्छा लगता है। हर्षवर्धन ने टेबल पर रखा हुआ गिलास का पानी उठाया और हीर को पिलाते हुए बोला, अब इसे पी लो, मूड ठीक कर लो, मेरे साथ नीचे चलो, सब इंतजार कर रहे हैं। हीर हर्षवर्धन की गोदी से खड़ी हो गई और हर्षवर्धन भी खड़ा हो गया और हीर का हाथ पकड़कर उसकी हथेली पर किस कर दिया। हीर के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कुराहट फैल गई। हर्षवर्धन ने हीर के गालों को हाथ लगाकर कहा, सिंड्रेला ऐसे ही रहा करो, जब तुम मुस्कुराती हो तो और ज्यादा खूबसूरत लगती हो। हर्षवर्धन समझ रहा था कि हीर का मूड अभी ज्यादा ठीक नहीं है। सच में पैंथर ने मजाक मजाक में हीर का मूड खराब कर दिया था। हर्षवर्धन अपने एक घुटने पर बैठा, उसने अपना एक हाथ हीर की तरफ बढ़ाकर बहुत प्यार से कहा, हीर क्या तुम मुझसे शादी करोगी? क्या तुम अपने 7 जन्म मेरे साथ बिताना चाहोगी? अब जाकर हीर के चेहरे पर मुस्कान आई। हीर ने हल्की सी हाँ में गर्दन हिला दी और उसकी आंखें भी नम हो गई, लेकिन इस बार उसकी आंखें खुशी से नम हुई थी। वह सच में इतनी खुशी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, इसलिए बार बार उसकी आंखें छलक जाती थी। हीर ने मुस्कुराकर हर्षवर्धन के हाथ पर अपना हाथ रख दिया। हर्षवर्धन एक्साइटेड होकर हीर का हाथ पकड़कर खींच लिया। हीर बैलेंस नहीं बना पाई और सीधा हर्षवर्धन के ऊपर जा गिरी।
हीर के गिरने से हर्षवर्धन भी बैलेंस नहीं बना पाया और दोनों ही जमीन पर गिर पड़े। दोनों के गिरने से हीर को बहुत हंसी आई। हीर खुलकर हंसने लगी। हीर का सर हर्षवर्धन के सीने पर था। वह कंटिन्यू खिलखिलाकर हंस रही थी। हीर हंस रही थी, इसीलिए हर्षवर्धन खुश था। वह भी हीर के साथ हंस रहा था। हीर पहली बार इतना खुलकर हंसी थी। कुछ सेकंड एक दूसरे की बाहों में हंसने के बाद उनके कानों में दिव्यांश की आवाज पड़ी, जो गेट पर ही खड़ा हुआ था, उन्हें देख रहा था। दिव्यांश बोला, चाचू क्या कर रहे हो? नीचे सब आपका वेट कर रहे हैं। अभी यह सब करने के लिए टाइम नहीं है, चलो। हीर हर्षवर्धन दोनों ही खड़े हो गए। दिव्यांश अपनी बात बोलकर नीचे चला गया। हर्षवर्धन ने हीर के माथे को चूम कर कहा, हीर मैं हमेशा यही चाहता हूँ कि तुम ऐसे ही मुस्कुराओ। हीर ने हर्षवर्धन के बालों को सही करते हुए कहा, साहब आज के बाद मैं ऐसे ही खुश रहूंगी। आप हो ना मेरे साथ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। हर्षवर्धन ने हीर का हाथ पकड़ा और कमरे से बाहर ले आया। हॉल में सब उन्हीं का इंतजार कर रहे थे। हर्षवर्धन हीर का हाथ पकड़कर सीढ़ियों से होता हुआ नीचे आ रहा था। सबकी नजर हर्षवर्धन हीर पर ही टिकी थी। हीर की शर्म उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रही थी। हर्षवर्धन भी किसी राजकुमार से कम नहीं लग रहा था। हर्षवर्धन हीर को नीचे ले आया। रूही ने हर्षवर्धन को रिंग पास की। हर्षवर्धन ने रिंग हीर की उंगली में पहना दी। दिव्यांश ने भी रिंग हीर को पास की। हीर ने भी उठाई रिंग और फिर हर्षवर्धन की उंगली में पहना दी। हर्षवर्धन ने सबके सामने हीर का माथा चूम लिया। सबने क्लैपिंग की और पैंथर ने कमेंट पास किया, तुम क्या मिले जैसे मिले दिल में खिले फागुन के मौसम, तुम क्या मिले सिवाय भी कहाँ कम था। उसने भी पैंथर पर कमेंट पास करते हुए कहा, पैंथर की सगाई हो रही है जो तू पैंथर गाना गा रहा है, तुम क्यों मिले तुम क्यों मिले। पैंथर और सिवाय की बात सुनकर सब हंसने लगे। पैंथर फिर बोला, चलो कोई गाना बजाओ, वह फैमिली गाना होता है ना, अमिताभ बच्चन की फैमिली में होता है ना, वही वाला गाना। बोले चूड़ियां, बोले कंगना, सारी रघुवंशी फैमिली इस गाने पर डांस करेगी। विराज हंसकर बोला, पैंथर भैया आपका भी कुछ नहीं हो सकता, कहाँ से लाते हो ऐसे कमेंट निकाल कर, बालवीर बस दिल से निकलते हैं। पैंथर ने विराज की बातों का जवाब देते हुए कहा। सब धीरे धीरे हर्षवर्धन और हीर को बधाई देने लगे। सबसे पहले वरदान आगे आया और बोला, कांग्रेचुलेशन मिस्टर रघुवंशी। वरदान ने हीर की तरफ देखा और हीर ने वरदान के पैर छू लिए। वरदान एक सेकंड के लिए पीछे हो गया। हीर के अंदर घबराहट बढ़ गई। हीर को लगा कि शायद उसने कुछ गलत कर दिया। हीर के चेहरे पर घबराहट साफ देखी जा रही थी। हर्षवर्धन ने हीर को देखा और हीर का चेहरा रोने को हो गया। उसे लगा कि उसने वरदान के पैर छूकर कुछ गलत कर दिया। वरदान जल्दी ही अपनी सेंस में आया। उसने हीर के सर पर हाथ रख कर कहा, घबराओ मत, तुमने कुछ गलत नहीं किया। सच बात तो यह है कि हम लोग अपने संस्कार भूल ही गए हैं, इसीलिए जब हमारे सामने कोई ट्रेडिशनल एक्टिविटी होती है तो हम हैरान हो जाते हैं, लेकिन तुमने तो अपने संस्कारों को अब तक जिंदा रखा है। हीर के चेहरे पर वरदान की बात सुनकर हल्की सी मुस्कान आ गई। वरदान ने फिर से हीर के सर पर हाथ रख कर कहा, सदा खुश रहो, सदा सुहागन रहो, तुम्हारा सुहाग दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे। वरदान का आशीर्वाद सुनकर हीर के चेहरे की मुस्कुराहट बढ़ गई। हर्षवर्धन ने भी एक कदम बढ़कर वरदान के पैर छुए। वरदान को फिर से हैरानी हो गई। वरदान हंसकर बोला, रघुवंशी साहब आप यह सब करते हुए अच्छे नहीं लगते। हर्षवर्धन बोला, अभी आपने जो आशीर्वाद मेरी हीर को दिया वही आशीर्वाद मुझे भी दीजिए कि मेरी हीर खुश रहे। वरदान ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, रघुवंशी साहब आपकी हीर हमेशा खुश रहे, वह अपने सुहाग के साथ हमेशा एक अच्छी जिंदगी बिताए। वरदान की बात सुनकर हर्षवर्धन और हीर दोनों के चेहरे की मुस्कुराहट बढ़ गई। तभी वहां गांव की काकी भी आई। काकी को देखकर हर्षवर्धन और हीर दोनों ने काकी के पैर छुए। काकी ने भी हर्षवर्धन हीर को आशीर्वाद दिया। हर्षवर्धन ने कहा था कि आप जानती हैं हमारे घर में कोई छोटा बड़ा नहीं है, तो आप कुछ दिन हवेली में ही रुक जाइए, बाकी की रीत रिवाज आपके अनुसार कर लेंगे। हर्षवर्धन की बात मानकर काकी हवेली में रुकने के लिए तैयार हो गई। थोड़ी देर में पैंथर ने डीजे बजवा दिया। पैंथर ने किसी का वेट नहीं किया, उसने तो डांस करना शुरू कर दिया। वैसे भी वह डांस करके पूर्वी को इम्प्रेस करना चाहता था, लेकिन पूर्वी तो उसे भाव ही नहीं दे रही थी। शिवाय ने भी अपनी छुई मुई का हाथ पकड़ा और पैंथर के पास आकर आर्या को गोल गोल घुमाते हुए डांस करने लगा। दिव्यांश डांस तो नहीं कर रहा था, लेकिन डांस देखकर एंजॉय कर रहा था।
दिव्यांश की नज़र डांस पर कम और दृष्टि पर ज्यादा थी। दृष्टि के चेहरे की हल्की सी मुस्कुराहट दिव्यांश को बहुत अपनी तरफ खींच रही थी। विराज और वीरा भी डांस देखकर एंजॉय कर रहे थे। विराज ने वीरा का हाथ पकड़ा, उसे आगे की तरफ धकेलते हुए कहा, जाओ तुम तो एंजॉय करो। वीरा ने विराज की बात मान ली और पैंथर के साथ जाकर डांस करने लगी। रूही राजवीर के पास आकर बोली, चलो राजवीर हम भी डांस करते हैं। राजवीर ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, मुझे डांस नहीं आता, मैं नहीं कर सकता। रूही राजवीर की बाजू को पकड़कर खींचते हुए बोली, चलो मैं सिखा दूंगी। राजवीर कंटिन्यू मना कर रहा था, लेकिन रूही तो उसकी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। रूही ने जब राजवीर को खींचा तो राजवीर ने अपने दूसरे हाथ से दिव्यांश का हाथ पकड़ लिया और उसे भी खींचता हुआ अपने साथ डांस फ्लोर पर ले आया। सब डांस कर रहे थे और सब ने हर्षवर्धन और हीर को देखकर एक साथ गाना गाया। हीर सब इशारों में हीर और हर्षवर्धन को भी डांस करने के लिए कह रहे थे, लेकिन हर्षवर्धन ने तो साफ मना कर दिया, उल्टा उन सबको थप्पड़ और दिखा दिया। हीर अपने शर्म के चलते डांस नहीं कर रही थी, लेकिन सबको डांस करता हुआ देख हीर को बहुत अच्छा लग रहा था। उसके पास अब एक फैमिली थी, एक ऐसी फैमिली जिसमें सब हीर से बड़े थे और रिश्ते में सब छोटे। आर्या भी थोड़ा डांस करती हुई शौर्य के पास आई और शौर्य को भी खींचकर डांस फ्लोर पर ले आई। शौर्य को आर्या ने खींचा था, इसलिए शौर्य मना नहीं कर पाया और आर्या के साथ डांस करने लगा। शौर्य ने भी आर्या को पहली बार इतना खुश होकर डांस करते हुए देखा था, वरना आर्या तो हंसना मुस्कुराना ही भूल गई थी। शौर्य ने थोड़ा सा डांस किया और फिर हर्षवर्धन के पास जाकर बोला, चाचू क्यों बच्चों का दिल दुखा रहे हो, चलिए ना डांस कर लीजिए, आज तो इतना बड़ा दिन है। हर्षवर्धन बोला, प्लीज शौर्य मुझसे डांस नहीं होता। शौर्य ने हर्षवर्धन का हाथ पकड़कर खींचता हुआ लेकर आया और बोला, हो जाएगा डांस, यहाँ कोई माइकल जैक्सन नहीं है, सब ऊट पटांग डांस कर रहे हैं। शिवाय ने शौर्य की बात सुन ली और बोला, तू ही करता होगा ऊट पटांग डांस, हम सब तो रेमो डिसूजा को भी फेल करते हैं, चल पागल। शौर्य ने उठते हुए कहा। शौर्य के जिद करने से हर्षवर्धन भी डांस करने लगा, लेकिन हर्षवर्धन को ज्यादा अच्छे से डांस नहीं आता था। हर्षवर्धन और राजवीर दोनों एक ही कैटेगरी के थे, दोनों बस हाथ ही हिला रहे थे, डांस उनके बस की नहीं थी। हाँ, किसी को मारना पीटना हो तो बात अलग थी। थोड़ा सा डांस करने के बाद हर्षवर्धन का मूड बन गया और वह भी गुनगुनाता हुआ हीर के पास जाकर उसका हाथ पकड़कर डांस फ्लोर पर ले आया और उसके साथ डांस करने लगा। पीहू भी वरदान की गोदी से उतरकर सबके पास आ गई और उसने सबसे पहले राजवीर को अपनी बाहें डालकर कहा, प्लीज भैया मुझे गोदी ले लो, मुझे भी डांस करना है। राजवीर की भी अलग ही बॉन्डिंग थी। पीहू राजवीर को बहुत परेशान करती थी, लेकिन राजवीर के पास जाकर ही उसे बहुत अच्छा लगता था। राजवीर ने पीहू को बड़े प्यार से अपनी गोद में उठा लिया और फिर दोनों एक साथ हाथ हिला हिलाकर डांस किया। पूरी फैमिली बहुत खुश थी। आज 1 साल बाद रघुवंशी फैमिली में खुशियां आई थी। सब एक साथ वह खुशियां सेलिब्रेट कर रहे थे जैसे वह पहले करते थे। दिव्यांश डांस तो कर रहा था, लेकिन उसका बहुत मन था कि वह भी जाकर दृष्टि का हाथ पकड़ ले, उसे भी खींचकर यहाँ ले आए और उसके साथ डांस करे, लेकिन दिव्यांश अपने आप को रोक रहा था। शादी के बाद हर्षवर्धन शौर्य से बात करेगा और दृष्टि हमेशा के लिए दिव्यांश की हो जाएगी। इसी उम्मीद में दिव्यांश ने खुद को कंट्रोल किया हुआ था। दिव्यांश अपनी और दृष्टि की शादी होने का इंतजार कर रहा था। उसे लगा कि बस चाची शौर्य से बात करेंगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। बहुत सारा डांस करने के बाद सब एक एक करके थक कर बैठने लगे। सबने राउंड में चेयर लगाई हुई थी। बहुत सारे मेहमान जा चुके थे और कुछ मेहमान अब भी वहीं पे थे। पीहू राजवीर की गोद में सो गई थी। पैंथर ने हर्षवर्धन को चिढ़ाते हुए कहा, चाचू आपने शादी तो पीहू के लिए कर रहे हैं ना। हर्षवर्धन ने घूर कर पैंथर को देखा तो पैंथर हकलाते हुए बोला, नहीं मतलब देखना पीहू राजवीर की गोद में कितनी सुकून से सो रही है, तो आप राजवीर से शादी कर लेते। वैसे भी राजवीर का तो कोई चांस नहीं है शादी करने का, अगर आप दोनों की शादी हो जाती वैसे भी लीगल है, पीहू को माँ का प्यार मिल जाता और आपको राजवीर का साथ। वैसे भी हम सब में सबसे ज्यादा फेवरेट तो आपका राजवीर ही है। शिवाय ने पैंथर के सिर पर एक मार कर कहा, ढंग की बात भी कर लिया कर,
तेरे दिमाग में यही सब घूमता रहता है, इसकी शादी, उसकी शादी, अपनी शादी के बारे में सोच। तूने अपने लिए कोई देखी है या तो दिव्यांश से शादी करने वाला है। पैंथर ने चोर नजरों से पूर्वी को देखा, लेकिन पूर्वी ने तो पैंथर को बिल्कुल इग्नोर कर दिया। पैंथर ने मन ही मन कहा, देखता हूँ कब तक इग्नोर करती हो, आना तो तुम्हें पैंथर के पास ही है। पैंथर सिवाय की बातों का जवाब देते हुए बोला, सिवाय सर देखिए तो बस वाह, मुझे नहीं देखती। यह सुनकर सब हंसने लगे। हीर ने पीहू को गोद में लेते हुए कहा, लाओ राजवीर भैया, मुझे दे दो, बहुत देर से आपने ले रखा है, आप थक गए होंगे। राजवीर ने भी मना नहीं किया और पीहू को हीर की गोद में दे दिया। तभी हर्षवर्धन को खांसी आने लगी। हर्षवर्धन खांसने लगा तो विराज ने कमेंट करते हुए कहा, लगता है चाचू को बुढ़ापा आ गया है। अरे बुढ़ापा, कम से कम एक दिन तो रुक जा, चाचू की शादी तो हो जाने दे, वरना हमारी सिंड्रेला चाची कहेंगी मैं क्या करूं राम, मुझे बुढ़ा मिल गया। अब तो हीर को भी हंसी आ गई और हीर भी उन सब के बीच खुलकर हंसने लगी। दिव्यांश ने हर्षवर्धन की कमर को रब करते हुए कहा, सिवाय पानी लेकर आ, मजाक का वक्त नहीं है। सिवाय जाता उससे पहले ही राजवीर जल्दी से उठकर पानी लेने चला गया। राजवीर ने हर्षवर्धन को पानी पिलाया। पानी पीकर हर्षवर्धन ने काफी हद तक रिलैक्स फील हुआ। राजवीर बोला, चाचू आप ठीक हो? हर्षवर्धन ने हाँ में गर्दन हिला दी। हर्षवर्धन ने भी विराज के सर पर मार कर कहा, क्या कह रहा था तू? तेरे चाचू बूढ़े हो गए? अभी कहाँ से बूढ़ा हो गया मैं? बेशक तुम्हारा चाचू हूँ, लेकिन किसी एंगल से तुम्हारा चाचू नहीं लगता। हाँ हाँ चाचू, आप तो हमारे छोटे भाई लगते हो, सिवाय ने पंच मारते हुए कहा। तभी आर्या ने सिवाय से इशारे में पानी मांगा। सिवाय उठकर जाने लगा, लेकिन राजवीर ने उसे इशारों में हाथ दिखाकर रोक दिया। राजवीर बोला, सर आप रुको, मैं लेकर आता हूँ। राजवीर फिर से पानी लेने चला गया। राजवीर ने एक वेटर को पानी लाने के लिए कहा तो वेटर पूरी ट्रे लेकर आया था। राजवीर ने सोचा सभी थक गए हैं, सबको पानी चाहिए। राजवीर ने पूरी ट्रे ही वेटर से ले ली। राजवीर जैसे ही पलटा, उसके सामने नित्या आ गई। नित्या राजवीर की एक्स गर्लफ्रेंड थी, जिसके साथ राजवीर का एक बहुत बड़ा पास्ट जुड़ा हुआ था। नित्या देखने में काफी खूबसूरत थी, नैना कपूर की बहन थी। नित्या ने ब्लैक कलर का एक गाउन पहना हुआ था, जिसका फ्रंट और बैक दोनों साइड का गला काफी डीप था, जिसमें उसकी खूबसूरती बाहर झलक रही थी। राजवीर नित्या को अनदेखा करके साइड में जाने लगा, लेकिन नित्या फिर से राजवीर के सामने आ गई और उसे ताना मारती हुई बोली, राजवीर तुम्हारी औकात यही है वेटर बनने की? आए थे मुझसे शादी करने? तुम्हारे जैसे 36 लड़के मेरे घर में नौकर हैं, तुम्हारी औकात तो मेरे कुत्ते जितनी भी नहीं है। कहाँ मैं नित्या कपूर, कपूर इंडस्ट्रीज की मालिक की बेटी, कहाँ तुम सिवाय के एक मामूली से बॉडीगार्ड। तुम्हारी खुद की कोई पहचान नहीं, कोई नाम नहीं, नौकर से ज्यादा हैसियत नहीं तुम्हारी इस रघुवंशी मेंशन में। राजवीर ने नित्या को अब भी इग्नोर किया और साइड से जाने लगा, लेकिन नित्या का दिल अब भी नहीं भरा था। वह राजवीर को और ज्यादा बेइज्जत करना चाहती थी, इसलिए वह फिर राजवीर के सामने आ गई। नित्या फिर बोली, राजवीर तुम तो बुरा मान गए, एक गिलास पानी मुझे भी दे दो वेटर। तभी नित्या के मुंह पर पानी आकर गिरा। नित्या हैरान हो गई, नित्या का मुंह खुला का खुला रह गया। नित्या ने अपने चेहरे से पानी साफ करके देखा तो सामने सिवाय खड़ा था। सिवाय एटीट्यूड के साथ बोला, और पानी चाहिए? नित्या ने कोई रिएक्ट नहीं किया, वह तो हैरानी से सिवाय को देख रही थी। सिवाय ने पानी का एक और गिलास उठाया और नित्या के मुंह पर दे मारा। नित्या फिर से अपना मुंह साफ करने लगी और गुस्से में बोली, सिवाय तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ मिसबिहेव करने की? जैसे तुम्हारी हिम्मत हो गई राजवीर के साथ मिसबिहेव करने की? सिवाय जवाब देता हुआ बोला। नित्या ने गुस्से में एक उंगली सिवाय को दिखाई और सिवाय ने उस उंगली को अपनी मुट्ठी में पकड़कर मरोड़ते हुए कहा, आज के बाद यह उंगली मत करना, सिवाय को उंगली मत दिखाना, वरना सिवाय तुम्हारा हाथ ही तुम्हारे धड़ से अलग कर देगा। सिवाय ने नित्या की उंगली इतनी कसकर पकड़ी थी कि नित्या को दर्द होने लगा। नित्या दर्द में बोली, सिवाय मेरी उंगली छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। तुम्हें दर्द भी होता है? मुझे तो लगा कपूर खानदान की सारी औरतें बस दूसरों को दर्द देती हैं। सिवाय ने झटके से नित्या को छोड़ा और नित्या गिरते गिरते बची। सिवाय ने नित्या की तरफ पॉइंट करके कहा, राजवीर कुत्ता नहीं है, शेर है, और शेर पालने की औकात हर किसी में नहीं होती, लेकिन सिवाय रघुवंशी में है। सिवाय रघुवंशी ने राजवीर नाम का शेर पाला हुआ है, इसीलिए उस शेर से दूर ही रहना। अगर मैंने एक इशारा किया ना तो या शेर तुम्हें जिंदा निगल जाएगा और डकार भी नहीं लेगा, समझी तुम?
मेहमान बनकर आई हो तो चुपचाप मेहमान की तरह बिहेव करो। अपनी औकात दिखाने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर मेरा सर फिर गया ना तो खड़े खड़े गायब करवा दूंगा। समझी? खुद की शक्ल भिंडी जैसी है, राजवीर को वेटर बोल रही है। चल निकल। शिवाय ने राजवीर के कंधे पर हाथ रखा और कहा, तुम चलो, चाचू बुला रहे हैं। 4 कदम चलने के बाद शिवाय ने राजवीर से कहा, मैं तेरी एक्स गर्लफ्रेंड को इतना कुछ सुना रहा था और तुमने मुझे रोका भी नहीं। राजवीर ने ना के बराबर मुस्कुराते हुए कहा, सर अब मैं इतना शरीफ भी नहीं हूँ। राजवीर और शिवाय फिर से सबके पास आ गए और बातें करने लगे। नित्या कपूर अंदर के अंदर जल गई। तभी उसके पास नैना कपूर आकर बोली, नित्या इतना गुस्सा किस लिए? क्योंकि राजवीर ने तुम्हारा प्रपोज रिजेक्ट कर दिया। वह तुम्हारे साथ शादी से पहले कुछ नहीं करना चाहता था। ओ प्लीज दी, राजवीर मेरे टाइप का नहीं है। मैं राजवीर के साथ कुछ रात बिताना चाहती थी, लेकिन राजवीर मेरे साथ अपनी जिंदगी के सपने ही देखने लगा। अपने आप को शरीफ ज्यादा समझता है। नित्या इरिटेट होकर बोली। नैना ड्रिंक का घूंट लेते हुए बोली, डोंट वरी, तुम्हें राजवीर चाहिए मिल जाएगा। वैसे भी मैंने पता करवाया है, राजवीर की जिंदगी में कोई लड़की नहीं है। तुम उसकी जिंदगी की पहली और आखिरी लड़की हो। राजवीर आज भी तुम्हारी यादों से निकल नहीं पाया। उसने अपने नजदीक किसी भी लड़की को नहीं आने दिया। उसका नाम आज तक किसी भी लड़की के साथ नहीं जुड़ा है। तुम अगर थोड़ा सा एफर्ट लगाओगी तो राजवीर तुम्हारे पीछे दुम हिलाता हुआ आएगा। नहीं दी, अब राजवीर पहले वाला राजवीर नहीं रहा। मैं अगर कोशिश भी करूं तो सिवाय मुझे राजवीर तक नहीं पहुंचने देगा। नित्या बोली। नैना ने एक दिलकशी मुस्कान के साथ कहा, तुम परेशान मत हो, तुम्हें राजवीर चाहिए और मैं तुम्हें राजवीर दे दूंगी। अब अपना मूड ठीक करो। दूसरी तरफ सब बैठकर बातें कर रहे थे। फंक्शन ऑलमोस्ट खत्म हो गया था। सब अपने कमरे में जाकर रेस्ट कर रहे थे। राजवीर भी अपने कमरे में चला गया था। राजवीर बालकनी में खड़ा हुआ बियर पी रहा था। राजवीर ड्रिंक नहीं करता था, लेकिन जब उसे बहुत ज्यादा टेंशन होती थी तब वह कभी कभी पी लेता था। और आज नित्या की बात सुनकर उसे बहुत हर्ट हुआ, इसलिए वह पी रहा था। सबके सामने तो उसने अपना दर्द छुपा लिया, लेकिन अकेले में अपना दर्द कैसे छुपाए? राजवीर ने बियर की 2 बोतल खत्म कर दी थी, लेकिन बेचैनी वैसी ही वैसी थी। फ्लैशबैक। राजवीर हॉस्पिटल में खड़ा था और उसके सामने एक लेडीज डॉक्टर खड़ी थी। डॉक्टर ने राजवीर को देखकर कहा, तुम्हारे भाई की कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। ऑपरेशन नहीं किया तो कुछ भी हो सकता है। हम ऑपरेशन की तैयारी कर रहे हैं। आप काउंटर पर पैसा सबमिट कर दीजिए। राजवीर ने हाँ में गर्दन हिलाई और पैनिक होता हुआ काउंटर के पास गया। काउंटर के पास उसे पता चला कि उसके भाई के इलाज के लिए कम से कम 15 लाख चाहिए, जो राजवीर के पास नहीं थे। उस वक्त राजवीर, नित्या, शिवाय, शौर्य तीनों का सीनियर था। तीनों ही राजवीर के नोट से पढ़ाई करते थे। तीनों ही राजवीर से पढ़ाई में बहुत हेल्प लेते थे। नित्या ने उस वक्त राजवीर को बहुत इम्प्रेस कर लिया था। नित्या ने राजवीर को प्रपोज भी कर दिया था और राजवीर ने नित्या की ठीक मासूमियत पर विश्वास करके उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया था। राजवीर इतना तो जानता था कि शिवाय रघुवंशी फैमिली का बेटा है। अगर वह अब उससे हेल्प मांगता तो शिवाय शायद मना ना करे। राजवीर ने शिवाय को कॉल किया, लेकिन शिवाय ने राजवीर का फोन रिसीव नहीं किया। राजवीर ने फिर शौर्य को फोन मिलाया। शौर्य ने राजवीर का फोन रिसीव कर लिया। राजवीर फोन पर बोला, शौर्य, मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया है, मुझे अर्जेंट 15 लाख रुपए चाहिए। क्या तुम मुझे 15 लाख दोगे? मैं वादा करता हूँ जब नौकरी करूंगा तुम्हारे सारे पैसे लौटा दूंगा। शौर्य ने राजवीर की बात सुनी तो कहा, मेरे पास 15 लाख तो नहीं है, पर जितने भी पैसे हैं मैं लेकर हॉस्पिटल आ रहा हूँ। शौर्य के पास तो खुद पैसे नहीं थे। उसकी खुद की सारी प्रॉपर्टी रणविजय सिंह राणा के अंदर थी। शौर्य ने बहुत कोशिश की कि वह अपने फूफा जी से कुछ पैसे ले ले, लेकिन रणविजय सिंह राणा ने शौर्य को पैसे देने के लिए मना कर दिया। शौर्य के पास सिर्फ 3 लाख थे, जिसे लेकर वह हॉस्पिटल चला गया। शौर्य ने 3 लाख राजवीर को देकर कहा, मेरे पास बस इतने ही हैं। राजवीर ने 3 लाख काउंटर पर सबमिट करा दिए, लेकिन फिर शौर्य को देखकर कहा, 3 लाख में कुछ नहीं होगा शौर्य, मुझे कम से कम 15 लाख का इंतजाम करना है और मैं इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊं? शिवाय भी मेरा फोन नहीं उठा रहा। शौर्य ने भी शिवाय को फोन किया, लेकिन शिवाय ने शौर्य का कॉल भी रिसीव नहीं किया। तभी शौर्य के पास दृष्टि का फोन आया।
दृष्टि फोन में घबराते हुए बोली, सॉरी, जल्दी से घर आ जाओ, आर्या की तबीयत ठीक नहीं है। सॉरी राजवीर को छोड़कर तो जाना नहीं चाहता था, लेकिन फिलहाल उसकी बहन को उसकी जरूरत थी। सॉरी बोला, अगर मैं पैसों का इंतजाम कर पाया तो कर दूंगा, लेकिन अभी मेरी छोटी बहन को मेरी जरूरत है, उसकी तबीयत अचानक खराब हो गई है। राजवीर ने सॉरी को बात को समझाते हुए कहा, कोई बात नहीं सॉरी, तुम चले जाओ, मैं मैनेज कर लूंगा। सॉरी ना चाहते हुए भी वहां से चला गया। राजवीर नित्या से हेल्प नहीं लेना चाहता था, लेकिन उसके पास ऑप्शन नहीं था, इसलिए वह रात को ही नित्या के घर गया। नित्या का घर क्या, एक बहुत बड़ा बंगला था जिसमें नित्या और नैना दोनों ही रहती थी। उनके पेरेंट्स फिलहाल इंडिया से बाहर गए हुए थे। राजवीर गार्डन में ही नित्या का इंतजार करने लगा। राजवीर बहुत हिम्मत जुटाकर नित्या के पास पैसे मांगने आया था। उसे डर था कि कहीं वह नित्या की नजरों में गिर ना जाए। नित्या के लिए 12 लाख का अरेंजमेंट करना बहुत बड़ी बात नहीं थी, लेकिन राजवीर अपनी खुददारी को नहीं छोड़ना चाहता था। पर फिलहाल उसने अपनी खुददारी को एक तरफ रखकर नित्या से हेल्प मांगने की सोची। नित्या गार्डन में आई और आते ही राजवीर के गले लग गई। नित्या राजवीर के गले लगे हुए बोली, क्या बात है, फोन पर बहुत ज्यादा घबरा रहे थे, मुझे बताओ क्या हुआ। राजवीर ने हिम्मत करते हुए कहा, नित्या मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया है, मुझे 12 लाख की सख्त जरूरत है, क्या तुम मुझे 12 लाख रुपए दे दोगी? मैं वादा करता हूँ जब मेरी जॉब लगेगी मैं तुम्हारे सारे पैसे वापस लौटा दूंगा। नित्या मासूमियत से बोली, राजवीर मेरे पैसे तुम्हारे पैसे अलग अलग नहीं हैं। अगर मेरे पैसे तुम्हारे भाई के काम आए तो इससे अच्छी बात तो कोई हो ही नहीं सकती। मैं अभी पैसे लेकर आती हूँ। नित्या घर के अंदर गई, उसने एक बैग में 12 लाख डाले और लेकर बाहर आ गई। उसने बैग राजवीर को पकड़ाकर बोली, जाओ पहले अपने भाई का इलाज करवा लो, उसके बाद मिलते हैं। राजवीर ने गले लगाकर नित्या को थैंक यू बोला और वहां से जाने लगा। राजवीर जैसे ही बंगले के मेन गेट तक बैग लेकर आया, नित्या ने पीछे से आवाज दी, लेकिन बदले में मुझे भी कुछ चाहिए राजवीर। राजवीर बहुत हैरान हुआ, उसने कभी नहीं सोचा था कि नित्या मदद करने के बदले में कुछ मांगेगी। राजवीर वापस आया और नित्या की तरफ देखकर बेबस नजरों से बोला, नित्या मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ? क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? नित्या बड़े एटीट्यूड के साथ राजवीर के चारों ओर घूमकर बोली, राजवीर जब तुम्हारा भाई ठीक हो जाएगा तब तुम मेरे साथ अमेरिका चलना, मैं और तुम अमेरिका घूम कर आएंगे। राजवीर बोला, लेकिन मैं तुम्हारे साथ अमेरिका क्यों जाऊंगा? मेरी स्टडी कंप्लीट हो जाएगी तो मैं कंपनी में इंटरव्यू दूंगा, अपने करियर पर फोकस करूंगा। मैं अगर घूमने फिरने चला गया तो मुझे जॉब नहीं मिल पाएगी, मुझे या पैसे भी तो वापस करने हैं। नित्या बोली, तुम कितने इनोसेंट हो, कुछ भी समझ नहीं आता, तुम्हें या पैसे वापस करने की जरूरत नहीं है, बल्कि मैं तुम्हें और ज्यादा पैसे दूंगी, लेकिन बदले में मुझे भी कुछ चाहिए। क्या चाहिए? इस बार राजवीर ने बहुत हैरानी से नित्या को देखकर कहा। तुम्हारी चंद रातें, नित्या ने बेबाक जवाब दिया। राजवीर के पैर तले तो जमीन ही खिसक गई। राजवीर को अपने कानों पर यकीन नहीं था कि नित्या उससे ऐसा कुछ कह सकती है। राजवीर बोला, नित्या हम एक दूसरे से प्यार करते हैं तो हम यह सब शादी के बाद करेंगे। नित्या बोली, देखो राजवीर, तुम्हारे सामने मैं अच्छा बनने का और ज्यादा नाटक नहीं कर सकती। वैसे भी हाई सोसाइटी की लड़कियां किसी से प्यार नहीं करती, लेकिन रात हर दूसरे लड़के के साथ बिताती हैं। तुमसे पहले भी मेरी जिंदगी में बहुत सारे लड़के आए, तुम्हारे साथ भी मैं कुछ वक्त ही बिताना चाहती हूँ। उसके बाद तुम मुझे नहीं जानते, मैं तुम्हें नहीं जानती। मैंने कई बार तुम्हें सिग्नल दिया, मैंने कितनी बार तुम्हें सेक्सुअल टच भी किया, लेकिन तुम तो बेवकूफ हो, तुम्हें तो जैसे कुछ समझ ही नहीं आता। इसीलिए मैंने साफ साफ बोल दिया, अगर तुम्हें या पैसे चाहिए तो तुम्हें मेरे साथ कुछ रातें बितानी होंगी। नित्या की बात सुनकर राजवीर के हाथ में जो बैग था वह वहीं गिर गया। राजवीर को अपने कानों पर यकीन नहीं था कि जिस लड़की को उसने इतना प्यार किया वह लड़की उसके साथ फ्रॉड कर रही थी। वह लड़की बस उसके साथ कुछ रातें बिताना चाहती थी। वह लड़की बस अपना प्लेजर ढूंढ रही थी। वह लड़की बस अपनी भूख मिटाने के लिए राजवीर से प्यार का नाटक कर रही थी। राजवीर ने पैसों का बैग वहीं छोड़ा और बिना नित्या की तरफ देखे जाने लगा। नित्या फिर बोली, सोच लो राजवीर, तुम्हारे भाई की जिंदगी तुम्हारी हाँ ना पर टिकी हुई है, और वैसे भी आजकल यह सब का मन होता है।
इतना शरीफ का चोला ओढ़कर मत बैठो। राजवीर को गुस्सा आ गया और वह पलट कर वापस नित्या के पास आकर बोला, यह सब तुम्हारे लिए आम होगा लेकिन मेरे लिए नहीं। मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, जहाँ प्यार की अहमियत होती है, जहाँ वर्जिनिटी की अहमियत होती है। मैं उस फैमिली से बिलोंग करता हूँ जहाँ शादी के बाद ही अपनी पहली रात अपनी वाइफ को देते हैं। शर्म आती है मुझे यह सोचकर कि मैंने तुम्हें प्यार किया। मैं कोई प्ले बॉय नहीं हूँ जो हर जगह मुंह मारता फिरूं। मैं जिसे प्यार करूंगा अपनी रात उसी के साथ बिताऊंगा। घटिया लड़कों में से नहीं हूँ जो आज रात तुम्हारे साथ और कल रात किसी और के साथ हो। मेरा अपना एक एटीट्यूड है, समझी तुम। राजवीर बहुत गुस्से में नित्या के बंगले से जाने लगा। नित्या ने राजवीर को फिर से कहा, सोच लो राजवीर। राजवीर ने बिना पलटे कहा, सोच लिया। नित्या, अगर खुद को बेचकर अपने भाई की जान बचानी है तो मैं खुद को बेच दूंगा, लेकिन अपना एटीट्यूड, अपना गुरूर, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं बेचूंगा। राजवीर वहां से चला गया। नित्या के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। नित्या खुद से बोली, तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता राजवीर। तुम प्ले बॉय नहीं हो लेकिन मैं बना दूंगी। राजवीर सीधा हॉस्पिटल आया। राजवीर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था वह क्या करे। उसने कई बार शिवाय को कॉल किया लेकिन शिवाय का फोन साइलेंट था, जिसकी वजह से शिवाय को पता ही नहीं चला कि राजवीर उसे कॉल कर रहा है। राजवीर के कानों में बार बार नित्या की बातें गूंज रही थी। राजवीर को समझ नहीं आ रहा था वह क्या करे। 12 लाख का इंतजाम कहाँ से करे। रात का 1 बज गया। राजवीर अब भी हॉस्पिटल की कॉरिडोर की बेंच पर बैठा हुआ सोच रहा था कि वह पैसों का इंतजाम कहाँ से करे। बहुत सोचकर, खुद से लड़ झगड़ कर, अपने एटीट्यूड को साइड में रख कर राजवीर ने नित्या को कॉल किया। नित्या ने एक ही रिंग में फोन रिसीव कर लिया और बोली, बहुत जल्दी याद आ गई तुम्हें मेरी। राजवीर बोला, नित्या प्लीज ऐसा मत करो। अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो हम शादी कर लेते हैं, उसके बाद तो सब कुछ लीगल ही होगा। लेकिन मुझे लीगल नहीं करना और ना ही तुम्हारे जैसे फटीचर से शादी करनी है। मैं तो बस तुम्हारे साथ थोड़ा बहुत इंजॉयमेंट करना चाहती हूँ। नित्या लगभग राजवीर को ताना मारते हुए बोली। राजवीर ने एक गहरी सांस ली और बोला, ठीक है, तुम जो कहोगी मैं कर लूंगा। मेरा भाई ठीक हो जाएगा तो हम अमेरिका चलेंगे। नित्या बोली, नहीं राजवीर, अब तुम्हारे ऊपर एक्स्ट्रा पैसे खर्च करना मुझे बेवकूफ़ी लग रही है। तुम अभी के अभी 1 नाइट क्लब आ जाओ, वहाँ मेरी कुछ फैंस हैं, उन सबको खुश कर दो, उसके बाद मैं तुम्हें पैसा दे दूंगी। जब तुम्हारा भाई ठीक हो जाएगा उसके बाद तुम्हें मुझे खुश करना है। अगर तुमने मुझे पूरा सेटिस्फाई कर दिया तो मैं तुम्हें और पैसा दूंगी। राजवीर को नित्या के बातों से भी नफरत हो रही थी, राजवीर को खुद से भी नफरत हो रही थी। राजवीर को यकीन नहीं था कि वह नित्या के मुंह से ऐसी गंदी बातें सुन रहा है, लेकिन फिलहाल राजवीर के पास ऑप्शन नहीं था। राजवीर ने खुद को स्ट्रांग किया और हॉस्पिटल से निकलकर क्लब पहुंच गया। नित्या क्लब के बाहर ही खड़ी थी और कुछ उसकी फ्रेंड उसके साथ ही खड़ी थी। राजवीर को देखकर वह सारी पागलों की तरह चिल्लाने लगी। नित्या बोली, पेशेंस रखो, आज की रात यह हमारे साथ ही होगा। राजवीर को सच में यकीन नहीं हो रहा था कि नित्या इस टाइप की लड़की है। नित्या और उसकी सहेलियां राजवीर को लेकर एक कमरे में आ गई। आज राजवीर की इज्जत सच में लुटने वाली थी। राजवीर का सिर उन हवसी लड़कियों को देखकर फट रहा था। राजवीर के सिर में इस वक्त बहुत ज्यादा दर्द था। वह लड़कियां आकर सोफे पर बैठ गई। नित्या ने वाइन का एक गिलास उठाया और उसे अपने होठों पर लगाकर कहा, देख क्या रहे हो राजवीर, चलो अपने कपड़े उतारो। यह सुनते ही राजवीर की तो सांसें अटक गई। राजवीर ने यह सब सुना था लेकिन कभी देखा नहीं था। राजवीर को सच में यकीन नहीं था कि उसे भी ऐसा कुछ करना पड़ सकता है। राजवीर की आंखों में पानी आ रहा था लेकिन इस वक्त उसे सिर्फ अपना भाई दिखाई दे रहा था। राजवीर ने नित्या को देखकर कहा, मैं वॉशरूम होकर आता हूँ। राजवीर बाथरूम में चला गया। राजवीर की आंखें लाल हो गई। राजवीर अपने आंसू कंट्रोल करना चाहता था लेकिन कर नहीं पाया। आज एक ही रात में उसका भाई हॉस्पिटल पहुंच गया। उसके प्यार ने उसे धोखा दे दिया। उसने अपने प्यार का असली रूप देख लिया। उसी एक रात में राजवीर का भरोसा प्यार से उठ गया। राजवीर के दिल पर एक के बाद एक बिजलियां गिर रही थी। राजवीर लड़कियों के मामले में सच में बहुत शरीफ था। ना जाने राजवीर को कितने ही प्रपोजल मिले थे, लेकिन राजवीर ने नित्या का प्रपोजल एक्सेप्ट किया था। राजवीर ने जब नित्या का प्रपोज एक्सेप्ट किया था तब वह जानता भी नहीं था कि वह कपूर फैमिली की बेटी है।
राजवीर मिरर में खुद को देखकर रोने से खुद को रोक रहा था, लेकिन फिर भी उसकी आंखें लाल हो गई थी। राजवीर ने खुद को पेशेंस किया और बहुत हिम्मत करके बाथरूम से बाहर आया। उसने जैसे ही नजरें उठाकर देखा, सामने शिवाय खड़ा था। शिवाय को देखकर राजवीर के अंदर जान आ गई, लेकिन राजवीर से कंट्रोल नहीं हुआ। राजवीर 10 कदम आगे चला गया। उसने कसकर शिवाय को गले लगा लिया। शिवाय के गले लगकर राजवीर रोने लगा। राजवीर को इस वक्त एक सहारे की जरूरत थी और शिवाय ने उसे वह सहारा दे दिया था। शिवाय ने राजवीर को चुप करवाते हुए कहा, ओए सीनियर, रो क्यों रहा है? तुझे तो खुश होना चाहिए कि इतनी हसीन परियां तेरे साथ रात बिताने के लिए मर रही हैं। राजवीर ने खुद को कंट्रोल किया और शिवाय के गले लगे हुए ही बोला, मेरा भाई हॉस्पिटल में है, मुझे पैसे चाहिए। शिवाय ने राजवीर की कमर रब की और बोला, मैंने सबमिट करा दिए हैं। फोन साइलेंट था इसीलिए देख नहीं पाया। खैर छोड़, चल इनकी बैंड बजाते हैं। इन्हें बहुत शौक है ना मजबूरी का फायदा उठाने का। तो सबसे पहले तो इस नित्या कपूर और चाचू की एक्स साली की ऐसी तैसी करते हैं। शिवाय ने राजवीर को एक चेयर पर बैठाया, फिर राजवीर को पानी का गिलास पकड़ाते हुए कहा, बस कर सीनियर, इससे ज्यादा रोएगा तो मैं संभाल नहीं पाऊंगा। वैसे भी मैंने तेरी इज्जत और तेरे भाई की जान दोनों बचा ली, तो अब एक लड़के की तरह रिएक्ट करना कि कोई कमजोर लड़की की तरह समझाना है। राजवीर के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि सच में उसे शिवाय की जरूरत थी और शिवाय बिल्कुल सही टाइम पर आ गया। राजवीर ने पानी पिया और अपने इमोशंस कंट्रोल की। राजवीर बोला, चलो शिवाय, चल यहाँ से चलते हैं। शिवाय ने बड़ी हैरानी से राजवीर को देखकर कहा, चलते हैं? ऐसे कैसे चलते हैं? अभी तो इन हसीन तितलियों के रंग उड़ाने बाकी हैं। अपनी अच्छाइयों की आदत से मजबूर राजवीर बोला, छोड़ ना शिवाय, बच्चियां हैं या सारी बच्चियां मिलकर तुझे नोच खाती। इन्हें सबक सिखाए बिना तो मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं। बस तुम बैठे बैठे नजारा देखो। आज पूरी रात तुम बहुत परेशान हो चुके हो, अब तुम्हारा एंटरटेनमेंट भी होना चाहिए। राजवीर के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई, जो उसकी स्मार्टनेस को डबल कर रही थी। नो डाउट राजवीर बेशक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था, लेकिन था बहुत ही स्मार्ट। अपने कॉलेज का पॉपुलर लड़का था जो बहुत इंटेलिजेंट था। अच्छे अच्छे घर के लड़के राजवीर के नोट्स लेकर पढ़ते थे। बहुत सारे जूनियर लड़के लड़कियां राजवीर को बहुत इज्जत देते थे। शिवाय के कहने के अनुसार राजवीर एक जगह बैठ गया। शिवाय ने अपनी गन निकाली और उन लड़कियों को पॉइंट करके कहा, हाँ तो बिल्लियों, चलो उठ जाओ। वह 4-5 लड़कियां शिवाय की गन देखकर डर गईं और अपने जगह से खड़ी हो गई, लेकिन नित्या गुस्से में शिवाय को देख रही थी। नित्या को शिवाय पर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि शिवाय ने उसकी आज रात की पार्टी खराब कर दी थी। शिवाय ने नित्या को देखकर कहा, तुझे अलग से कहना पड़ेगा या तुम्हारे लिए कारपेट बिछवाऊं? चुपचाप खड़ी हो जाओ, वरना सच कहता हूँ नित्या कपूर तुम्हें शूट करते हुए एक सेकंड नहीं लगाऊंगा। क्या शिवाय नित्या को पनिशमेंट देगा? क्या शिवाय लड़कियों की बैंड बजाएगा? दोस्तों, जानने के लिए प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।